हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्षी सिंह और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 25 अप्रैल के क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, किस दिन की? 25 अप्रैल की। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं जुकाम के कारण बहुत ही तेज़ आवाज़ में इस वीडियो को नहीं बना पा रहा हूँ। पर दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग वापस से अपने वीडियो पर, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो हमने आपसे पूछा था कि किस एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। तो हमने आपसे पूछा था कि किस खिलाड़ी ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसका आपका सही जवाब जो था वो था आपका ऑप्शन डी, यानी कि गोमती मारीमुथु। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं पिछले 2 दिन से, वो एकदम सही आंसर है। किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले फोटो, इसके बाद में अब खबर। इंडियन एथलीट हैं गोमती मारीमुथु। इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। कब जीता है? 22 अप्रैल को जीता है। और किस प्रतियोगिता में? एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2019, इस प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है। ठीक है, जिसका जो है ये 23वां एडिशन हुआ था। कौन सा? 23वां आपका जो है ये एडिशन हुआ था। फिलहाल यहाँ पर ये है कि ये खलीफा स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था और इन्होंने जो है अपना बेस्ट टाइम निकाला, यानी कि सर्वोच्च समय इन्होंने बनाया अपना 2 मिनट 2.70 सेकंड का। वो भी कौन सा इवेंट था? 800 मीटर की रेस थी महिलाओं की। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि ये इंडिया का जो है फर्स्ट गोल्ड था, यानी कि इस प्रतियोगिता में इंडिया को पहला गोल्ड इन्होंने ही दिलाया। अब आखिरी में, क्योंकि ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया फिनिश्ड विद 17 मेडल्स। इंडिया ने जो है टोटल पूरे प्रतियोगिता में 17 मेडल जो है अपनी झोली में डाले हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम आपका ये तीनों गोल्ड मेडलिस्ट स्कोर हमने आपको बताया था। टोटल जो है 3 लोगों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है तीनों के यहाँ पे बारे में जानकारी। तो पहले है यहाँ पर गोमती मारीमुथु, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है 2 मिनट 2.70 सेकंड का समय निकाला। किस प्रतियोगिता में? 800 मीटर रेस में। दूसरे हैं तेजेंद्र पाल सिंह तूर। इन्होंने जो है गोला फेंक में, यानी गोला फेंक जो प्रतियोगिता होती है, इसमें इन्होंने 20.22 मीटर फेंका और इन्होंने अपना जो है गोल्ड सुनिश्चित किया। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं आपका पीयू चित्रा जी। तो पीयू चित्रा जी ने जो है 4 मिनट 14.56 सेकंड इन्होंने में जो है अपनी 1500 मीटर की रेस पार की और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। तो ये है वो तीनों गोल्ड मेडलिस्ट के नाम। लेकिन टोटल इंडिया ने कितने पदक जीते? टोटल 17 जीते। अब यहाँ पर प्रतियोगिता के बारे में भी जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं कि यह आपका 23वां एडिशन था। इसका जो आयोजन हुआ आपका 21 से 24 अप्रैल को हुआ। हालांकि मैंने 1-2 वीडियो पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। कहाँ हुआ था? खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि आपका दोहा में है। दोहा कहाँ है आपका? कतर देश में है। ये एक देश है कतर। तो 43 देशों ने यहाँ पे भाग लिया था और 43 तरह के यहाँ पर जो है आपके इवेंट हुए थे। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। किस वर्ष अरब स्प्रिंग 1.0 की जो है शुरुआत हुई थी? इन विच ईयर वाज द बिगिनिंग ऑफ द अरब स्प्रिंग 1.0? तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है 1.0 की बात हो रही है, लेकिन इस समय जो न्यूज़ में जो चल रहा है वो है आपका अरब स्प्रिंग 2.0। तो आपका न्यूज़ में कौन सा चल रहा है? 2.0 चल रहा है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं 1.0 की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई आपकी 2010, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा था अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग से जो मतलब है ना, वो है आपका विद्रोह से। किससे मतलब है आपका? विद्रोह से। अब आपको जो है ये खबर पूरी समझ में आएगी। यानी कि अरब में, अरब जो देश है, ठीक है, अरब में वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, अरब जितने भी, तो वहाँ पर जितना ये जो विरोध हुआ है उसी को बोला गया है अरब स्प्रिंग। अब देखिए खबर क्यों चलिए। द सीरीज ऑफ द प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इन द मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीकन बिगन इन 2010, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, 2010 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी सीरीज यानी कि आपका जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो आपका विरोध हुए हैं, आपके ये जो प्रदर्शन हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीकन में। ठीक है, तो ये आपका 2010 में शुरू हुआ था और इसको जो है आप अरब अवेकिंग के नाम से भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे अरब स्प्रिंग के भी नाम से पढ़ सकते हैं, या फिर आप अरब रिवॉल्ट के भी नाम से इसको आप खबरों में पढ़ सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही 3 वर्ड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात, ये जो विरोध की हम आपसे बात कर रहे हैं, जो विद्रोह की जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हुआ क्यों? तो देखिए रीजन क्यों, चलिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, विशेषज्ञों का ये मानना है कि द मेन रीजन जो था वो ये था कि अरब स्प्रिंग का, कि वॉज द डिससेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी।
ठीक है, अमंग द जनरल पब्लिक गवर्नमेंट डेयर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों का ये मानना था कि सबसे मेन कारण ये था अरब स्प्रिंग का, यानी अरब कंट्रीज में जो भी आपका विद्रोह हुआ है, डिससेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज। तो आप लोग जानते हैं सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि और डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया असंतुष्टि, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो शासन से और वहाँ पर जो भी लोग शासक हैं उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि पूरी तरह से असंतुष्ट थे। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो था इकोनॉमिक इनक्वालिटी, यानी कि जो है आर्थिक रूप से जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे असमानता थी, बिल्कुल भी जो है समानता था ही नहीं। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट से जो है ये लोग डिससेटिस्फैक्शन था वहाँ के लोगों का, तभी जो है वहाँ पर इस तरह के विद्रोह इतने सालों से चलता आ रहा है। 2010 से ये शुरुआत हुई है। तो अब वापस से चलते हैं हम लोग बिगिनिंग पे। तो ये देखिए ये स्टार्ट कैसे हुआ, विद्रोह किसी वजह से स्टार्ट हुआ होगा, तो इट स्टार्टेड इन ट्यूनिशिया। तो ट्यूनिशिया क्या है, ये एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ट्यूनिशिया आपकी जो है एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। तो वहाँ पर 18 दिसंबर 2010 की बात है कि एक सुसाइड जो है किया था एक बंदे ने, और वो कौन था, वो था एक स्ट्रीट वेंडर। तो स्ट्रीट वेंडर आप लोग समझते हैं ना, यानी जो गलियों में या रोड पे जो विक्रेता होते हैं, तो उसने जो है सुसाइड कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। ट्यूनिशिया की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको एक कहानी की तरह से समझिए कि एक स्ट्रीट वेंडर था, उसने आत्मदाह कर लिया था 18 दिसंबर 2010 को। और क्यों किया था, तो यहाँ पे इनका नाम है मोहम्मद बौजीजी, ठीक है। तो मोहम्मद ये जो बौजीजी हैं इन्होंने जो है कमिटेड सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि जो है विद पुलिस करप्शन एंड मिसबिहेवियर, वहाँ पे जितना भी पुलिस में जो भ्रष्टाचार है, हद से ज़्यादा पुलिस में भ्रष्टाचार उन्होंने पाया और उन लोगों का मिसबिहेवियर पाया। इन दो बातों से परेशान होकर जो है मोहम्मद बौजीजी ने, जो कि वहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडर है, इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब भले इस बंदे ने जो है वहाँ पर सुसाइड कर लिया था, लेकिन इसके बाद में जो है क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में आक्रोश आ गया, क्योंकि वहाँ पर करप्शन और मिसबिहेवियर बहुत ही ज़्यादा फैला था। तो आक्रोश की वजह से जो है ये आंदोलन में बदल गया। तो हिज डेथ वर्क टू यूनाइट, तो उनकी जो मौत है, ठीक है, उनकी मौत ने क्या किया, लोगों को यूनाइट किया, यानी लोगों को जो है एक किया। किन लोगों को, जो लोग डिससेटिस्फाइड थे गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी कि आपका सरकार से जितने भी लोग डिससेटिस्फाइड थे वो सब एक हो गए तुरंत, क्योंकि जैसे ही एक बंदे ने अपनी जान दी तो सब एक हो गए और इस साथ मिलकर जो है विद्रोह करने लगे। तो पीरियड ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, तो ये वो समय था जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, यानी आपका ये जो विरोध प्रदर्शन है वो आपका शुरू हुआ, इंक्लूडिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के हर तबके से लोग जो है इसमें शामिल हुए, हर तबके से लोग। आगे कहा जा रहा है इसके बाद में ये जो विद्रोह था ये आपका फैलने लगा अल्जीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और यमन में, ठीक है, 4 देशों में आपका फैला। विच सून स्प्रेड द एंटायर अरब लीग, यानी कि इसके बाद में जितना भी आपका अरब लीग है इसके आसपास जो है ये आपका फैलने लगा। एज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, और इसका जो रिजल्ट आपका था वो था द रूलर ऑफ द मेनी कंट्रीज वर फोर्स टू विथड्रॉ फ्रॉम द थ्रोन ऑफ पावर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यानी जो शासक होते हैं ना, तो बहुत से ऐसे देश थे, मेनी कंट्रीज, बहुत से ऐसे देश थे जिनके शासन का जो है तख्ता पलट हो गया, यानी उनका शासन जो है उनके हाथ से चला गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये विद्रोह हुआ। फिलहाल इस समय जो है हाल ही में जो मैंने आपको बताया था कि चल रहा है अब आपका अरब स्प्रिंग 2.0, तो उसके भी बारे में हम आपको अभी बताएंगे। पहले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्देलजीज बुटफ्लिका ने किस देश पर शासन किया था जो हाल ही में एक बड़े पैमाने पर हुए सार्वजनिक विद्रोह के बाद में जो है उनको अपने पद से हटा दिया गया है। तो विच कंट्री वॉज रूल्ड दो अब्देलजीज बुटफ्लिका हु वॉज रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर अ मैसिव पब्लिक अपराइजिंग। तो देखिए अभी हमने आपको पीछे जितनी भी स्टोरी बताई है उसी में एक और नाम है, उनका नाम है अब्देलजीज बुटफ्लिका, ठीक है। अब ये इन्होंने किस देश पे शासन किया था, इन्होंने शासन किया था अल्जीरिया पर। कहाँ पर, अल्जीरिया पे जो है इन्होंने शासन किया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। पहले अल्जीरिया तो आप लोग समझ ही लीजिए कि इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको आप अपने आप देख लीजिए। अब खबर की ओर, द लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, तो ये जो है इन्होंने बहुत ही लंबे समय तक जो है अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वहाँ पर शासन किया है। अनाउंस हिज रिजिग्नेशन, और इन्होंने जो है अपने रिजिग्नेशन की हाल ही में, ये दोस्तों 4 अप्रैल के आसपास की जो है ये आपकी बात है, इन्होंने जो है हाल ही में यानी इसी महीने जो है इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। कब दे दिया, आफ्टर मैसिव प्रोटेस्ट, यानी कि एक बहुत ही बड़े लेवल के विरोध प्रदर्शन के बाद में जो है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एंड आफ्टर अज्यूमिंग पावर इन 1999, और आपको बता दें कि 1999 से जो है ये इस पद पे थे। तो 1999 से आपका 2019, यानी कि आपका जो है करीबन
20 साल जो है ये इस पद पर रहे, इसलिए बोला गया है कि लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट। तो मैनेज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, तो ये जो है दोस्तों कुल मिला के वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है यानी कि स्थिरता को जो है ये वहाँ पर नहीं बना पाए, ठीक है। इसी वजह से इनको जो है एक फेल शासक के रूप में माना गया द प्रेजेंट। तो अब क्योंकि इनको हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ पे नए प्रेसिडेंट होंगे, तो उसका भी नाम आप लोग देख लीजिए। द प्रेजेंट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया इज अब्देल कादिर बेन सलाह। तो अब देखिए ये जो है वहाँ पर इंटरिम प्रेसिडेंट है। इंटरिम का मतलब आपका जो कुछ समय के लिए, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, कुछ समय के लिए है, तो अब इनको बनाया गया है। तो अब ये जो हमने आपको बताया, ये जो 4 अप्रैल को जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये जो है अभी भी उसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है जो हम आपको पिछले क्वेश्चन में स्टोरी फॉर्म में बता रहे थे, वो था आपका 1.0। और क्योंकि उसी का हिस्सा ये है कि आज की भी डेट में 2010 से जब ये शुरू हुआ था, आज भी जो है तख्ता पलट हो गया और इस चीज़ को बोला गया है 2.0, ठीक है। तो ये जो तख्ता पलट है, ये जो आपकी न्यूज़ है जिसपे मैं एरो बना रहा हूँ, ये आपका आता है अरब स्प्रिंग 2.0 के अंतर्गत। फिलहाल बढ़ेंगे अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है। 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है, आपको सिर्फ इतना बताना है किस पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है। हु इज हेडिंग अ 3-member पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोब केस अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स CJI, यही तो बोलते हैं इसको शॉर्ट में। फिलहाल इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि S.A. बोबडे। कौन? S.A. बोबडे। नाम इनका जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि नेतृत्व करने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिलहाल पहले हम लोग चलेंगे अपनी खबर की ओर। देखिए, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ 3-member कमिटी ऑफ द SC जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है 3 लोगों की जो है कमेटी बनाई गई है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका S.A. बोबडे, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ट्यूसडे को जो है इनकी जो है नियुक्ति की गई है टू प्रूव द एलिगेशन बाय अ फॉर्मर स्टाफर, यानी कि एक पूर्व कर्मचारी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं CGI पे। कहानी आपको समझ आ गई होगी कि एक फॉर्मर स्टाफर थी, यानी कि एक पूर्व कर्मचारी थी जिन्होंने जो है आरोप लगाए हैं, वो भी मेन CJI पे, यानी कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उस पे। इसी के लिए जो है एक 3 member की कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करेंगे S.A. बोबडे। बढ़िए अब आप मेरे साथ अगले पॉइंट पे। तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस S.A. बोबडे वॉज अपॉइंटेड ऑन 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल को जो है इनको अपॉइंट किया गया इस लीड करने के लिए फॉर द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। ये आंतरिक जो है जांच होगी, ठीक है, इस एलिगेशन की जिसकी हम आपको बात करें। तो ये जो एलिगेशन था ना, ये था आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ठीक है। और किस पे किया गया था? CJI का नाम तो अभी तक लिया ही नहीं, इनका नाम है रंजन गोगोई। ये नाम तो आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंजन गोगोई पे ही ये आरोप लगे हैं जो कि मेन है आपके, सबसे मेन। स्पेशल बेंच मेंबरशिप ऑफ जस्टिस अरुण मिश्रा। जो 3 हमने आपको मेंबर बताया अभी यहाँ पर, ये देखिए 3 मेंबर की जो हम बात कर रहे थे उसमें आपका एक है अरुण मिश्रा, एक है जस्टिस RF नरीमन और है जस्टिस दीपक गुप्ता। ये हो गया वो 3 लोग। अब चलते हैं हम लोग रंजन गोगोई पे, जिनकी यहाँ पर फोटो है। इज एन इंडियन जज सर्विंग एज द 46th एंड करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ये जो है 46वें जो है आपके CJI है। फिलहाल आगे ये है सिंस 3 अक्टूबर 2018 से हैं और इनका जो ख़त्म हो रहा है पीरियड वो आपका 17 नवंबर 2019 इसी साल हो जाएगा खत्म। सबसे खास बात ये है कि इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो है, ये उत्तर पूर्व भारत से जो है पहले CJI बने थे, ठीक है, और टोटल 46वें CJI ये कहलाते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने घोषणा की है कि वो निम्न में से इनके नाम पर गोलन हाइट्स में एक नए समुदाय का नामकरण करेंगे। तो गोलन हाइट्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, हालांकि मैं कुछ वीडियो पहले बता चुका हूं। तो गोलन हाइट्स पे एक नए समुदाय का नामकरण करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन 4 में किसके नाम पर ये नामकरण होगा। तो आप बता दें, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे ही जो है ये नामकरण किया जाएगा। अब क्यों ये मेहरबान हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप पे क्यों मेहरबान है, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले ये आपका जो है मैप में इजराइल है, ठीक है, और ये उसके कुछ पड़ोसी देश हैं, ठीक है। फिलहाल खबर ये है हमारी कहती कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू,
ये तो आपको नाम याद ही रखना है। इन्होंने अनाउंस किया है दैट ही विल नेम द नेम ऑफ अ न्यू कम्युनिटी इन गोलन हाइट्स आफ्टर द नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये तो हो गया आपका वही लाइन जो क्वेश्चन में थी। अब बात आती है कि क्यों ये मेहरबान है, तो भैया ट्रंप ऑफिशियली रिकग्नाइज दिस डिस्प्यूट एरिया एज इजरायली टेरिटरी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस गोलन हाइट, ये जो एरिया है ना गोलन हाइट एरिया, चित्र में देखिए, इस एरिया को इन्होंने ही मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया ऑफिशियली, वो भी ऑफिशियली यानी कि आपका जो है आधिकारिक रूप से ट्रंप ने ही तो इसको मान्यता दी है कि भाई ये जो है ये इजराइल का ही हिस्सा है ये एरिया। तो ये जो एरिया है ये पहले इजराइल का हिस्सा नहीं था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब लेकिन जो है ट्रंप ने कुछ समय पहले की बात है, इसने मान्यता दे दी थी कि ये इजराइल का ही हिस्सा है। इसीलिए जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन है वो थोड़ा सा ट्रंप पर मेहरबान है और उन्होंने अपने यहाँ एक नई कम्युनिटी का जो है ट्रंप के नाम पर नामकरण करने की घोषणा कर दी है। अब बात आती है गोलन हाइट्स या गोलन हिल्स की। तो द गोलन हिल्स स्प्रेड ओवर 1200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1200 किलोमीटर इस जो है स्क्वायर में जो है ये फैला हुआ है। आर लोकेटेड 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ सीरिया। तो सीरिया जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीरिया से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सीरिया की कैपिटल जो है आपका डेमेकस, वहाँ से जो है 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में ही ये स्थित है। अब आगे ये ड्यूरिंग द अरब इजराइल वॉर, जब अरब और इजराइल में युद्ध हुआ था 1967 में, ये युद्ध हुआ था 1967 में, तब इजराइल हैड टेकन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम सीरिया। तब इजराइल ने क्या किया था, सीरिया से इस हिस्से को जो है कैप्चर्ड कर लिया था, यानी कि जो है जब्त कर लिया था, ये एक तरीके से जो है उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो अब आप समझ गए ये एरिया था सीरिया का, लेकिन जो इजराइल है उसने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, यानी इजराइल ने क्या किया कि इस पूरे गोलन हाइट्स को जो है अपने एरिया में ले लिया। अब 1981 इजराइल मेड द एरिया इस शेयर, तो 1981 में जो है इजराइल ने इसे अपना हिस्सा जो है घोषित किया। ऑल दो इजराइल्स मूव हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल, लेकिन जो है इंटरनेशनल लेवल ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसने इजराइल को मान्यता नहीं दी कि भाई गोलन हाइट्स जो है वो तुम्हारा ही हिस्सा है। बट इन मार्च लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर मार्च महीने में यानी कि 2018 में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भाई रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी इन्होंने मान्यता दे दी कि इजराइल के ही हिस्से में जो है गोलन हाइट्स है। तो क्योंकि उन्होंने मान्यता दे दी इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी उन पर मेहरबान हो गए और अपने एक नई कम्युनिटी का नाम इन्हीं के नाम पर करने की घोषणा कर दी। ये थी पूरी कहानी। फिलहाल दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसका सही जवाब है आपका 2014। थोड़ा तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी जो आपकी गवर्नमेंट है या नरेंद्र मोदी आपकी जो सरकार आई थी वो आपकी कब आई थी? 2014 में ही आई थी और उसी साल जो है इन्होंने जनधन योजना भी अपनी शुरू कर दी थी। तो ये एक लिंक है जो शायद आपको याद रहे। फिलहाल खबर क्या है? खबर ये है, अच्छा ये चर्चा में क्यों है पहले ये समझिए। अ टोटल डिपॉजिट इन द जन धन अकाउंट विल सोन क्रॉस 1 लाख करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही जल्दी जो टोटल जन धन अकाउंट्स खुले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसकी जो जमा राशि है ना वो आपकी 1 लाख करोड़ के बहुत ही जल्दी पार होने वाली। लिखा है विल सून, यानी कि बहुत ही जल्दी 1 लाख करोड़ के पार होने वाली है। इट मीन्स हम लोग उसके बहुत ही करीब हैं। तो अब आती है बात पर्पस। ये जनधन योजना का पर्पस क्या था? तो भैया अगस्त 28 2014 को जो है ये स्कीम लॉन्च की गई बाय द मोदी गवर्नमेंट, यानी इनकी सरकार के थ्रू। क्यों की गई? प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़, यानी कि जो भी बैंकिंग सुविधाएं होती हैं सार्वभौमिक रूप से उन्हें जो है घर घर पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए ऑन 3 अप्रैल द टोटल फंड्स, यहाँ पे 3 अप्रैल की जो बात हो रही है आपका 2019 की ही बात हो रही है। तो जो 3 अप्रैल 2019 को जो टोटल फंड्स है पब्लिक मनी अकाउंट्स आपका वो है 97,665.66 करोड़ रुपए। पूरा याद रखिएगा 66 करोड़ रुपए जो है ये पूरी अमाउंट। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि बहुत ही जल्दी जो है भैया 1 लाख करोड़ रुपए के पार होने वाली है ये अमाउंट। ठीक है, तो एंड द टोटल नंबर ऑफ द पब्लिक मनी अकाउंट, और देखिए यहाँ पर जिन भी लोगों के अकाउंट है ना तो टोटल यहाँ पे बताया गया है कि 35.39 करोड़ लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं जनधन योजना में। ठीक, एंड मोर देन 27.89 करोड़ अकाउंट जो है ये वो होल्डर्स हैं, ये वो अकाउंट होल्डर्स हैं जिनको जो है डेबिट कार्ड भी इशू किया जा चुका है फिलहाल। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1 लाख करोड़ होने वाला है और ये पूरी तरह से सफल जो है इनके लॉन्च आप कह सकते हैं। सो इसको इनकरेज करने के लिए क्या हुआ, सक्सेस ऑफ द स्कीम, इसकी जो सफलता है स्कीम की, इस योजना की, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज्ड
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्रॉम 1 लाख to 2 लाख, ठीक है। यानी पहले जो है इसमें आपका दुर्घटना बीमा जो था वो आपका 1 लाख रुपए था, जिसे इन्होंने बढ़ाकर, इसकी सफलता को देखते हुए इन्होंने बढ़ा दिया और कर दिया 1 लाख से सीधा 2 लाख रुपए फॉर अ न्यू अकाउंट ओपन, ठीक है। यानी अब जो भी लोग खुलवाएंगे उनको 2 लाख का जो है दुर्घटना बीमा मिलेगा। सो आफ्टर अगस्त 28 2018 ऑल्सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वॉज ऑल्सो इंक्रीज। देखिए इसके साथ में ये तो हो गया आपका दुर्घटना बीमा 1 लाख से 2 लाख। दूसरा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये भी आपकी बढ़ा दी गई, कर दी गई 10,000। ये पहले कितनी थी, ये थी पहली आपकी 5,000 रुपये और आपका कर दिया गया 10,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं खबर पे। मोर देन 50% ऑफ द अकाउंट्स आर इन द नेम ऑफ वुमेन। आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के नाम पर जो है 50% से भी ज़्यादा जो है वो अकाउंट खोले गए हैं। बात हो रही है जनधन योजना की। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। ये पूरी खबर और स्टोरी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कई बार होता है हमें कुछ नए टर्म नहीं पता होते। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, अब इसको समझिए। इफ अ पब्लिक अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट इज गुड, देन ही कैन टेक मनी फ्रॉम द बैंक अंडर द लिमिट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट इवन इफ ही डज नॉट हैव एनी मनी इन हिज अकाउंट। बहुत ही क्लियर तरीके से बोला गया है कि ये जो पब्लिक अकाउंट होल्डर्स हैं वो, उनका अगर बैंक अकाउंट बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत ही साफ सुथरा है, किसी भी तरह का जो है उन पे दाग नहीं है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ही कैन टेक मनी फ्रॉम द बैंक। वो जो है बैंक से मनी ले सकते हैं, वो भी कितनी, जितनी आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट बताई गई है। और ओवरड्राफ्ट की लिमिट हमने आपको कितनी बताई, 10,000 रुपये। यानी कि वो 10,000 रुपये तक जो है बैंक से पैसा ले सकते हैं। वो भी कब, तब जब उनके पास कोई भी पैसा नहीं है अकाउंट में। अगर उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ही डज नॉट हैव एनी मनी इन हिज अकाउंट, अगर उनके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है तब भी वो ओवरड्राफ्ट की सीमा तक जो है पैसा ले सकते हैं फ्रॉम द बैंक, ठीक है, यानी 10,000 रुपये तक। अब देखिए इट इज़ एक्चुअली शॉर्ट टर्म लोन। तो ये जो प्रोसीजर है ना, इसको आप शॉर्ट टर्म लोन की तरह बोल सकते हैं कि वो 10,000 रुपये ले तो सकते हैं ये, लेकिन आपका एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होगा, विच इज़ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जो कि बैंक की तरफ से आपके लिए एक सुविधा है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो भी गांव देश से लोग होते हैं, ठीक है, जो भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है, डू नॉट नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। यानी कि जिन्हें आप साहूकार समझते होंगे, तो जो साहूकार होते हैं ना, उनसे पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है मोटे मोटे ब्याज पे, बल्कि जो है आप 10,000 रुपये तक आप बैंक से ही लोन के रूप में ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ओवरड्राफ्ट के बारे में मीनिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी जितना भी मैंने आपको बताया है। फिलहाल दोस्तों वक्त हो चुका है विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब देने का। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कब, कल बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे शेयर जरूर कर दिया करिए। आज के लिए शुक्रिया।